हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यती पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके का एक अपना प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम यहाँ पर करेंगे, ताकि अगर मान लीजिए उससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसको क्लिक कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन में। कोशिश करिएगा कि आप अपने एंड पर, जहां पर भी आप इस सेशन को देख रहे हैं, वहां पर आप इसको कोशिश करिए कि आपका आंसर क्या आता है आप मार्क करें, और लास्ट में देखें कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20-30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, बट हम उनमें इतने फैक्ट्स देख लेते हैं कि वही आपके 100 क्वेश्चंस के समथिंग हो जाते हैं। तो आज देखते हैं सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन लिए हुए। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैव धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थान है ना, जो 52 गजा है, वो स्थित है। आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कौन से प्लेस पर 52 गजा है। इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज 52 गजा द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ जैन। ठीक है, अब जैनिज्म का एक बहुत ही फेमस प्लेस है 52 गजा, जो मध्य प्रदेश में। आपके पास ऑप्शन है, नागदा में है, खेरागढ़ में है, बड़वानी में है, या चंदेरी में है। आपसे सीधा प्लेस का नाम पूछा है। आपको पता है कि 52 गजा जो है, इसका करेक्ट आंसर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप एक ही बार में मार्क कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बड़वानी है। करेक्ट है ना। कहां पर मिलेगा आपको ये जो 52 गजा है, ये मिलने वाला है बड़वानी में, पहली चीज। अब 52 गजा, ये तो सिंपल सी बात हो गई कि बड़वानी में है। यहां पर हमें और क्या क्या फैक्ट याद रखना पड़ेंगे। तो ये जो 52 गजा है, इसमें आप यहां से याद रखेंगे पहला पॉइंट कि यहां पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। आप यहां से क्या याद रखेंगे कि यहां पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो आदिनाथ हैं, ये आपके आदि देव या ऋषभ, जो पहले पहले सबसे पहले तीर्थंकर थे, वो है ना। आदिनाथ मतलब पहले जो तीर्थंकर थे, वो जैन धर्म के भगवान है ये। दूसरी बात यहां से याद रखना कि यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी आदिनाथ की मूर्ति है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पॉइंट आप जो याद रखने वाले हैं वो याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा यहां पर है। इनकी सबसे बड़ी आदिनाथ की प्रतिमा जो है वो यहां पर है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बोल दी है, 52 गजा नाम है, तो आप समझ चुके होंगे 52 गज। लेकिन अगर फीट में बात करें तो इनकी जो हाइट है वो 72 फीट है। ठीक है, कितनी फीट हाइट की मूर्ति है ये? 72 फीट हाइट की मूर्ति है। क्लियर है। तीसरी बात, एक और पॉइंट यहां से याद रखेंगे कि ये जो आपकी प्रतिमा बनाई गई है, या जो 52 गजा तीर्थ है, इसको पहाड़ को काटकर बनाया गया, पहाड़ी पर स्थित है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पहाड़ी आती है, जो उसका नाम याद रखना है आपको, और वो है चूलगिरी। ठीक है, तो ये आपका जो 52 गजा है, ये चूलगिरी की पहाड़ी पर है। ठीक है, यहां से याद रखेंगे चूलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, बड़वानी की पहाड़ी अगर आ जाता है तब भी करेक्ट होगा। बड़वानी की पहाड़ी भी बोला जाता है, चूलगिरी की पहाड़ी बोला जाए तब भी करेक्ट होगा। भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, 72 फीट इसकी हाइट है। ये पहले क्वेश्चन के बारे में इतने फैक्ट्स आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है ये बात, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? ये पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। मैं अभी इसको आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके और बताऊंगा। ऑप्शन बड़े इजी से लिए हुए हैं। आफ्ताब था, सेवक था, ग्वालियर अखबार था, या मालवा अखबार था। मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन का ना थोड़ा सा इसको आपको और ट्रिकी बना देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ट्रिकी लगेगा थोड़ा सा, है ना। और जनरली ये आंसर मतलब ऐसा दे देता है पीएससी कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, मतलब अपनी तरफ से चेंज कर रहा हूं, है ना। पहला ऑप्शन जो है वो आप ले लीजिए मेरी तरफ से, ग्वालियर गजट। ठीक है, अब आप इसका आंसर करिए कि इसका आंसर क्या है। ग्वालियर गजट था। गजट की स्पेलिंग देखिएगा, है ना। मेरे ख्याल से गजट की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। बताइए इसमें से अब करेक्ट आंसर क्या है? क्या ग्वालियर गजट था, सेवक था, है ना, महासमुंद बोलते हैं, साप्ताहिक परिवार मतलब वीकली, साप्ताहिक मतलब वीकली न्यूज़पेपर था क्या, और साप्ताहिक मालवा अखबार मतलब वीकली, ये वाला पेपर। अब बताइए, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जब आप बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ग्वालियर अखबार। इसीलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा करेक्शन किया था
कि कई बार ना पहले ऑप्शन में देखकर, ग्वालियर देखकर हमें लगता है कि पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर अखबार, ग्वालियर गजट नहीं, है ना। ऑप्शन में हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले ऑप्शन में क्या रख दे, वो रख दे ग्वालियर गजट, और आपसे पूछे बताइए मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था, तो आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर गलती से गजट कर दे, इस वजह से ग्वालियर अखबार इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि ये जो आप ग्वालियर गजट या ग्वालियर अखबार की बात कर रहे हैं, ये ग्वालियर अखबार जो है वो कब पब्लिश हुआ था, पहली बार जो है इसका पब्लिकेशन या प्रकाशन जो हुआ वो कब हुआ था। तो यहां से आपको इसका ईयर भी याद रखना है। इसका जो ईयर आप याद रखेंगे ये है 1840 का, 1840 1840 की बात है ये, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज यहां से याद रखना कि ये जो ग्वालियर अखबार था ये उर्दू का पेपर है ना। ये ग्वालियर अखबार जो पेपर है ये कौन सी भाषा में हुआ था पब्लिश, तो ये उर्दू में हुआ था, ठीक है। अब बात अगर ऐसी पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश का पहला अखबार, तब आप आंसर कर देंगे कि कौन सा हो जाएगा, आपका ग्वालियर अखबार हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला हिंदी अखबार कौन सा था, तब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मालवा अखबार होगा। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी अखबार कौन सा था, तो वो मालवा अखबार था। यहां पर याद रखना है, इसके बारे में आपको फैक्ट याद रखना है, प्रथम हिंदी अखबार है ये। कैसा है ना, ये मेरे ही किसी पेपर में ये पूछा हुआ, पीएससी का मैंने एक पेपर दिया था उसमें क्वेश्चन आ चुका है ना, ये वाला ग्वालियर अखबार वाला, ठीक है। प्रथम हिंदी अखबार, ठीक। अच्छा, ये जो पहला हिंदी अखबार आया था मालवा अखबार, इसका अगर ईयर पूछे तो आप इसका ईयर दो याद रखना पड़ेगा, 1848 भी याद रखिएगा और 49 भी याद रखिएगा। जो आपके पेपर में आएगा दोनों में से एक आएगा और दोनों में से एक ही कोई करेक्ट होगा, क्योंकि बुक्स वगैरह जो है हमारी स्टैंडर्ड बुक है वो बात करती है 1848 का, लेकिन न्यूज़पेपर में पिछले एक दो सालों में जो न्यूज आई है वो आई है 1849 की, कि 1849 में पहली बार हिंदी अखबार ये मालवा अखबार पब्लिश हुआ था। कोई बात नहीं, उर्दू में भी आया था ये, लेकिन हिंदी का पहला अखबार मानेंगे। 1848 49 दोनों दोनों याद रखिए, दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिलने वाला है, करेक्ट। चलिए बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है, हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसका आंसर करना है 230, 250, 303 या 313। विकास खंडों की संख्या पूछी गई है आपसे। देखिए सिंपल क्वेश्चन तो अभी ये है कि विकास खंड हमने पहले जो अपना इन जनरल अपने जो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ी वहां पर भी इसकी बात कर ली कि मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है। सिंपल क्वेश्चन का आंसर अगर अपन यहां से करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा 313। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, 313 है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से वो देख लेते हैं कि वो नोट पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट देखिए, नोट, अगर ये विकास खंड आपको बोला गया है तो यहां से आप पहला पॉइंट याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, ठीक है। आदिवासी विकास खंड की बात करें तो मध्य प्रदेश में 313 में से, मध्य प्रदेश के 313 में से आदिवासी विकास खंड हैं टोटल 89, ठीक है। टोटल आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 89 है, पहला पॉइंट। अब ये 89 विकास खंड जो हैं, जो आदिवासी विकास खंड हैं, ये कितने जिलों के लिए हैं वो बात करते हैं यहां पर। तो ये आपको 20 जिलों में मिलेंगे, है ना। ये कितने के अंतर्गत, ऐसे पढ़ेंगे 20 जिलों के अंतर्गत, ऐसे याद रखिए, है ना। आदिवासी विकास खंड आपको कितने जिलों के अंतर्गत, टोटल मध्य प्रदेश के 52 जिले जो हैं, अभी फिलहाल की बात करें अपन तो 52 में से 20 जिले जो हैं वहां पर आदिवासी विकास खंड है। और ये 20 जिले जो हैं ये 7 संभाग के अंतर्गत आते हैं। यहां से एक पॉइंट और याद रख लेंगे, 7 संभाग के अंतर्गत, है ना, ये ऐसे याद रखिए आप। अब देखो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि आपसे ये पूछे कि बताइए कितने विकास खंड है, तो आंसर 313 कोई भी बच्चा बता के चले आएगा। अब आपको याद रखना है कि 313 का पहली बात आदिवासी विकास खंड कितने, आंसर है 89। ये 89 विकास खंड जो है ये कितने जिलों के अंतर्गत आते हैं, तो ये 20 जिलों के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। मतलब 20 जिलों में 89 आपको आदिवासी विकास खंड मिलेंगे। बाकी जो आपके 32 अलग हैं उनमें कोई आदिवासी विकास खंड नहीं पाया जाता। और ये जो 20 जिले हैं ये 7 संभाग के अंदर आते हैं। मध्य प्रदेश के 7 संभाग में आदिवासी विकास खंड है। और अब जो जिनमें नहीं है उनके नाम याद रख लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा कि अपन को ये 7 याद हो जाएंगे कौन से हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जिनमें नहीं है, जिनमें नहीं है, मतलब जिनमें आदिवासी विकास खंड नहीं है वे संभाग, वे संभाग कौन कौन से हैं। तो यहां से आपको 3 नाम याद रखना। देखो 7 में तो है, तो वे संभाग कौन कौन से हैं, तो एक आप नाम याद रखेंगे यहां से ग्वालियर,
ठीक है, ग्वालियर में कोई भी आदिवासी विकास खंड नहीं है। दूसरा, ग्वालियर संभाग की बात कर रहे हैं, जिले की नहीं अभी। फिर एक नाम याद रखेंगे आप, भोपाल। भोपाल में भी कोई भी आदिवासी विकास खंड नहीं है, भोपाल संभाग के अंदर किसी भी जिले में। और एक आप याद रखेंगे, सागर। ये तीन ऐसे संभाग हैं जिनके अंदर कोई भी आदिवासी विकास खंड नहीं है। क्लियर है ये बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो बहुत इजी सा इसका आंसर हो जाता है कि 313 आंसर कर दें, या 89 तक भी इसका आंसर बहुत इजी है। अगर आप देखें यहां तक भी इसका आंसर जो है वो बहुत इजी है कि 89 आंसर कर दिया। बट उसके बाद ये पॉइंट याद रखना है, 20 जिलों के अंतर्गत 7 संभाग में आते हैं ये। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मध्य प्रदेश योजना मंडल का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश प्लानिंग बोर्ड? पहली बात, यहां पर योजना मंडल लिखा है, अभी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल करेंगे अपन। थोड़ा इसका आंसर करिए पहले, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। पहले आप इसका मुझे आंसर करिए, या आप खुद अपने मार्क करके रखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या वो मुख्यमंत्री होता है, क्या योजना विभाग के सचिव होते हैं, या कोई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं, या योजना मंत्री होते हैं? इधर इंग्लिश में है चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट, फेमस इकोनॉमिस्ट, या प्लानिंग मिनिस्टर। इनमें से कौन होता है जो योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है? पहला क्वेश्चन है। तो अपन पहले यहां समझते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हैं कि योजना आयोग का जो हमारा योजना मंडल का जो चीफ पर्सन होगा या चेयरमैन जो होता है वो उस समय का मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान में योजना मंडल के चीफ कौन होंगे, ये आपके चेयरमैन कौन होंगे, तो वो खुद कौन हो जाएंगे? चीफ मिनिस्टर। पर यहां पर ना योजना मंडल बोलना थोड़ा सा गलत है। अब क्यों गलत है वो समझते हैं। पहली बात, यहां पर लिखा है योजना मंडल, आज की डेट में योजना मंडल नहीं है, आज की डेट में योजना आयोग है, मध्य प्रदेश का योजना आयोग है। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। चलो पहली बात, यहां पर योजना मंडल लिखा है, समझिएगा। पहले नंबर पे आपके पास योजना मंडल लिखा है, तो आप मध्य प्रदेश के योजना मंडल का नाम याद रखिए, या मतलब योजना मंडल कब बना वो बताइए। तो आप यहां से आंसर करेंगे कि योजना मंडल जो बना हुआ है वो बना है 24 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? योजना मंडल एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ठीक, योजना मंडल पहली बार जब एस्टेब्लिश हुआ था तो वो डेट आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1972। उसके बाद यहां पर जो उस दिन पहली बार जो चेयरमैन बने थे, चेयरमैन की बात करेंगे अपन, है ना, जैसे अपन यहां पे पूछा अपन से, यहां पर भी चेयरमैन पूछा था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो यहां पर चेयरमैन पूछे जा रहे हैं फर्स्ट, जब ये वाली डेट थी। ठीक, तो इस दिन जो चेयरमैन बने थे वो थे पीसी सेठी जी, प्रकाश चंद्र सेठी जी। आपको इनका नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश के योजना मंडल के पहले अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, ये भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है ना, मध्य प्रदेश के योजना मंडल के पहले अध्यक्ष कौन है, तो पीसी सेठी जी आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब बात याद रखो, योजना मंडल जो है अब किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना योजना मंडल को अब इसे योजना आयोग कहा जाता है। प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अब इसको योजना आयोग कहते हैं। ठीक, अब यहां से याद रखना कि ये योजना आयोग जो बना है, मध्य प्रदेश का योजना मंडल जो योजना आयोग बन चुका है, ये कब बना है? तो यहां से आप याद रखेंगे 21 सितंबर 2007। ठीक है, ये इस दिन से, है ना, से नाम परिवर्तित, है ना, बॉडी वही है, योजना मंडल जैसे बनाया था आपने वैसा ही आपने योजना आयोग बना रखा है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम आपने योजना मंडल रखा है। तो ये डेट भी आप चाहें तो याद रख लीजिए, 21 सितंबर है, 21 सितंबर से इसको योजना मंडल को योजना आयोग के नाम से जाने लगा है। ठीक है, चलिए, योजना आयोग पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना मंडल के नाम से जाना जाता था। पहले कौन थे इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो पीसी सेठी जी। वर्तमान पूछे तो वर्तमान शिवराज सिंह चौहान जी होंगे, क्योंकि वो अभी अपने यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर मध्य प्रदेश? इनमें आपको नाम बताना है। क्या विलियम गैब्रियल थे, क्या थॉमस डेनियल थे, क्या हेनरी हावर्ड थे, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, हेनरी हावर्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए पहली बार जो मध्य प्रदेश के लिए विद्युत योजना या इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो बनाया था वो इन्होंने बनाया था, हेनरी हावर्ड ने। ठीक है,
ये नाम आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ये व्यक्ति हैं, ये प्लान तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? अच्छा, इसका आंसर करिए। द मैक्सिमम डिपेंडेंसी ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑन विच एनर्जी सोर्स? मध्य प्रदेश की जो कुल ऊर्जा का उत्पादन होता है या जो मध्य प्रदेश की जो डिमांड है वो किस चीज से फुलफिल होती है, अल्टीमेटली ये पूछा जा रहा है। ठीक, क्या वो हाइड्रो पावर से होती है, थर्मल पावर से होती है, आणविक से होती है या सौर ऊर्जा से होती है? सोलर एनर्जी आप भी जानते हैं रिन्यूएबल है, अब ज्यादा इसका इंप्लीमेंटेशन होने लगा। अभी तो हमारे पास सोलर एनर्जी का इतना बड़ा स्कोप नहीं है कि जो हमारा मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ये कवर कर दे। एटॉमिक हमारा जो है वो इतने ज्यादा प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि जनरली ये लगे हैं तमिलनाडु, गुजरात, है ना, कोस्टल एरियाज में आपको ये ज्यादा प्लांट्स मिलते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। क्या हाइड्रो पावर इतना जनरेट होता है कि वो थर्मल से ज्यादा है? नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में जो मेजोरिटी ऑफ एनर्जी जो जनरेट होती है वो कोल से जनरेट करते हैं हम। तो मेजोरिटी किससे जनरेट हो जाएगी? कोल। कोल मतलब थर्मल पावर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ताप विद्युत होगा। कौन सा होगा? थर्मल पावर, है ना, कोयले से। क्योंकि आपको पता भी है कि मध्य प्रदेश में कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का जो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं, हमने जब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें, वहां पर कोयला मिलता है। कोयले से आप क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी वाली? थर्मल एनर्जी। और वही हमारे मध्य प्रदेश की मेजोरिटी ऑफ एनर्जी सोर्स को या डिमांड को पूरी करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? विच इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? अब ये जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश का, इसका आंसर आप बताइए। आप जानते हैं इसका आंसर? देखिए, मध्य प्रदेश का पूछा ठीक है, लेकिन अगर ये इंडिया का भी पूछ लेता ना तब भी ये करेक्ट हो जाता। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला या इंडिया का सबसे कम साक्षर जिला जो है वो अलीराजपुर है। सबसे कम लिटरेसी रेट अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो मिलेगी अलीराजपुर में। ठीक है, ये बात, सबसे कम लिटरेसी रेट आपको कहां मिलेगा? अलीराजपुर में मिलने वाला है। अलीराजपुर का लिटरेसी रेट जो है वो केवल 36% है। कितना है? यहां से याद रखना, इनका लिटरेसी रेट जो है वो 36.01% है। इतना परसेंट है केवल। इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट अगर किसी का है तो वो है किसका? अलीराजपुर का। ये मैंने लिख दिया यहां पर, साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है सबसे कम किसकी है? तो वो है अलीराजपुर की। वहीं पर अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि ज्यादा बताइए, सबसे ज्यादा, तो वो जबलपुर का है ना। ये लिटरेसी रेट जो है ये लिस्ट वाला है, सबसे कम वाला। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम है जबलपुर का। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जबलपुर की है, 81.1% लिटरेसी रेट है यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस पैरेलल टू विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के समानांतर बहती है, या कर्क रेखा किस नदी के समानांतर बहती है, ये पूछा गया है। ताप्ती है, महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा है? तो देखो इसका दो तरीके से आंसर, या तो आप इसका आंसर डायरेक्टली नर्मदा याद है तो कर दीजिए, अदरवाइज जब आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मैप में आपको जहां पर आपकी कर्क रेखा दिखाई देगी, उस कर्क रेखा के पास कर्क रेखा कुछ इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी और यहां आपकी बहती हुई दिखाई देगी नर्मदा। ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे आती, नर्मदा इतनी ऊपर नहीं है, नर्मदा यहाँ नीचे बहेगी, है ना, महाराष्ट्र में भी जाती है, गुजरात में भी जाती है। मान लीजिए अभी आपकी ये नर्मदा हो गई, ये नर्मदा रिवर हो गई और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप पूछे मुझसे तो इसका करेक्ट आंसर आप भी जानते होंगे नर्मदा है। क्लियर है ना? इसीलिए नर्मदा नदी को ही एक नाम दिया गया है और वो दिया गया है कर्क नदी। इसको क्या बोला जाता है? कर्क नदी। क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा के समानांतर बहती है। कर्क रेखा मतलब आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नर्मदा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? बताइए। शाजपुर है, कस्तूरबा ग्राम है, पिपरिया है या पीथमपुर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा पर आधारित जो गांव है वो है कस्तूरबा ग्राम। करेक्ट आंसर इसका कस्तूरबा ग्राम है। इंदौर का कस्तूरबा ग्राम जो है ना। ठीक,
ये इसलिए बनाया गया है ताकि ये बताया जा सके और ये लोगों को इंडिकेट किया जा सके कि पूरा गांव जो है वो सोलर एनर्जी पर चल रहा है, तो आप सोलर एनर्जी का यूज करके सरवाइव कर सकते हैं, एक तरीके से दिखाने के लिए कि हमने पूरा गांव ये जो बनाया हुआ है, एक ट्रस्ट चलाता है कस्तूरबा गांधी करके, एक ट्रस्ट है उसको रन करता है कस्तूरबा ग्राम को। क्लियर? तो ये पूरा की पूरा किस पे आधारित है? सौर ऊर्जा पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है? विच फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश नोन एज जिब्राल्टर ऑफ इंडिया? मैंने ये आपको प्रीवियस के लिए जब पढ़ा रहा था तब बताया भी है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलिए या कई बार इसको जिब्राल्टर ऑफ मध्य प्रदेश भी बोला जाता है, दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा किला है जिसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्वालियर का किला, मांडू का किला, मंदसौर का किला या चंदेरी का किला? किसका किला है जो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया की संख्या दी गई है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है ग्वालियर के किले को। राइट, चलिए यहां पर एक दो फैक्ट और याद रख लेते हैं ग्वालियर के किले के, है ना। ग्वालियर का किला है, अगर आपसे पूछे किसने बनवाया है, कंस्ट्रक्शन किसने करवाया है या किसने इसको बनवाया है, तो आप बोलेंगे बिल्ड बाय किंग सूरज सेन, है ना, सूरज सेन। ठीक है, और अगर पूरा और तो सूरज सेन पाल जो हैं उन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, और ग्वालियर जो है ये जो है यहाँ पर ग्वालियर का नाम अगर पूछे, चलो कोई बात नहीं, बस इतना ही याद रख लो आप तो, ये ग्वालियर का किला जो है किसने बनवाया? बिल्ड बाय सूरज सेन पाल, जो एक राजा थे उन्होंने बनवाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए मध्य प्रदेश उत्सव कहां मनाया जाता है ना, पीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है आपको ये भी मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो, कि मध्य प्रदेश उत्सव कहां आयोजित किया गया है, कहां आयोजित किया जाता है। ऑप्शन में भोपाल दिखता है, इंदौर दिखता है, नई दिल्ली और मुंबई, ये चार ऑप्शन दिखते हैं। याद रखना इसका पहला आंसर तो यहीं से आपको समझना है कि मध्य प्रदेश उत्सव जो है वो नई दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन न्यू दिल्ली, फ्रॉम विच ईयर इट वाज स्टार्टेड? किस साल से इसको स्टार्ट किया गया? इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रॉम 1981। 1981 वो साल था जब पहली बार मध्य प्रदेश उत्सव नई दिल्ली में मनाया और प्रतिवर्ष फिर वहां पर मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ द स्टेट? पहली टूरिस्ट सिटी कौन सी है? शिवपुरी, खंडवा, सिवनी, मंदसौर? ठीक, करिए आंसर इसका क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है शिवपुरी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? शिवपुरी है ना। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल जो है या सिटी जो है, पर्यटन सिटी जो है अपनी, वो कौन सी है? वो है शिवपुरी। ठीक, याद रखिएगा शिवपुरी को पहला पर्यटन स्थल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बताइए। मध्य प्रदेश में एलुवियल सॉइल जो है, एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, नन ऑफ द अबव या नॉर्थ पार्ट। नॉर्थ पार्ट में होगा, नर्मदा वैली में होगा, मालवा प्लेटू में होगा या नन ऑफ दिस? देखो नर्मदा वैली और मालवा का पठार जो दोनों हैं, है ना, ये जो नर्मदा वैली और मालवा का प्लेट्यू जो है आपके पास, इन दोनों में काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नॉर्थ पार्ट देखेंगे तो नॉर्थ पार्ट में चंबल रिवर बहती है और चंबल रिवर अपने आसपास सॉइल का डिपोजिशन करती है और जहां पर सॉइल का डिपोजिशन होता है वहां पर जलोढ़ मिट्टी बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा उत्तरी भाग। मध्य प्रदेश के नॉर्थ पार्ट में क्या होगा, किसका आपको ज्यादा भराव मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी वहां पर ज्यादा मिलेगी, मतलब एलुवियल सॉइल आपको मिलने वाली नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, ग्वालियर, चंबल, मुरैना, भिंड के आसपास आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है, काफी उपजाऊ होती है मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है? क्या ग्वालियर में है, शिवपुरी में है, इंदौर में है, झांसी में है? अगर इसको आपको आंसर पता, आप फटाक से बता पाएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ है? वो ग्वालियर में है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि जो है वो ग्वालियर में मिलेगी आपको। और ग्वालियर में भी एक जगह का नाम बता देते हैं आपको, इनकी जो समाधि है उसको जाना जाता है फूलबाग के नाम से। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं,
इनकी समाधि को फूलबाग के नाम से जानते हैं। फूलबाग के नाम से समाधि, ठीक, जगह का नाम फूलबाग। रानी लक्ष्मीबाई क्यों फेमस है? अच्छा, इनका बचपन का नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम इनका क्या है बताइए? इनके बचपन का नाम है मणिकर्णिका। अभी मूवी भी आई थी ना एक, कंगना रनावत ने जिसको रोल प्ले किया था जिसमें मणिकर्णिका, है ना, और इनको ही बुलाया था मनु, ठीक है। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था इनका? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी का जन्म है, शादी हुई थी झांसी में इनकी, ठीक है। लड़ी कहाँ पे थी? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले क्षेत्र में बहुत लड़ाई करी इन्होंने अंग्रेजों से 1857 की क्रांति में, और शहीद हो गई। उसके बाद इनकी जो समाधि बनाई गई ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? The rulers of which dynasty constructed the Khajuraho temple located in मध्य प्रदेश? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो इंडिया के लिए फेमस है वो किन शासकों ने बनवाए थे? चोल राजाओं ने बनवाए थे, चालुक्य ने बनवाए थे, चंदेलों ने बनवाए थे, या पल्लव ने बनवाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको अगर पता है तो आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर चंदेल है ना। किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। कहाँ के? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, ठीक। खजुराहो के मंदिरों के बारे में बात करें तो यहां पर हमें दो तीन चीजें सीखना बहुत जरूरी है। पहली बात, ठीक, जब आप खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं तो ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। खजुराहो के टेम्पल को हम लोगों ने यूनेस्को में शामिल किया है ना। खजुराहो के मंदिर जो हैं वो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, विश्व विरासत स्थल, है ना, इसको अपन बोलते हैं विश्व विरासत स्थल, ठीक है। इसमें ये शामिल है। और ये जब इसमें शामिल किया गया था तो वो ईयर भी याद रखेंगे आप, 1986 में, ठीक है। कब इनको शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था, पहला पॉइंट। और क्या याद रखेंगे इनके बारे में? चंदेल वंश के राजाओं के बारे में याद रखेंगे, है ना। तो चंदेल जो हैं, चंदेल शासक जो थे, चंदेल वंश की जो स्थापना है, चंदेल वंश जो है वो किसने स्थापित करवाया था? तो वो करवाया था नन्नुक ने, ठीक। नुन्नुक भी लिखा रहेगा, नन्नुक लिखा रहेगा, दोनों में से कोई भी लिखा रहे, याद रखिएगा, नन्नुक ने करवाया था, ठीक है। और प्रसिद्ध शासक कौन था, है ना, प्रसिद्ध कौन था? तो यहां से एक व्यक्ति का नाम आता है, प्रसिद्ध शासक जो है वो था धंगदेव। बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं। कौन थे? धंगदेव थे वो, ठीक है। मानते हैं ये 100 साल से ज्यादा जिए हैं, है ना। इनका जो लाइफ थी 100 साल से ज्यादा जिए थे ये, है ना, ऐसा मान्यता है। नन्नुक कौन है? संस्थापक लिख देते हैं यहां पर, नन्नुक इसके संस्थापक। और कितने मंदिर, ऐसा याद रख लेना एक, है ना। एक फैक्ट ये भी आता है कि कुल लगभग कितने मंदिर बनवाए गए थे? लगभग 85 मंदिर बनवाए गए थे, ठीक है। लेकिन ये मंदिर अब थोड़े से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इनमें से सब नहीं बने। किस टाइम पीरियड में? ये भी याद रख लीजिए, 950 टू 1050 के बीच, ठीक है। 950 से 1050 एडी के बीच बनवाए गए ये, ठीक है। और वर्तमान में अगर अपन बात करें तो यहां पर लगभग वर्तमान में इनमें से केवल 22-23 मंदिर सुरक्षित है ना। अभी जो है यहां पर मैं लिख देता हूं, अब बस कितने मंदिर सुरक्षित हैं? तो 23 के आसपास याद रख लीजिए, 23 मंदिर सुरक्षित है। बाकी सब क्या हो गए हैं? उनकी हालत खराब हो गई है, जर्जर अवस्था में है, ठीक। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा इनके बारे में। चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए हैं, खजुराहो में है ना। और इनको यूनेस्को ने कब शामिल किया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना? 1953, 54, 55, 56 राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना है? तो कान्हा किसली का अगर आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1955। 1955 में इसको क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, कान्हा किसली, ठीक है। कान्हा किसली, एक दो पॉइंट और याद रख लेंगे। कान्हा किसली जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला
है ना, पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा बोला है मतलब एरिया वाइज बात हो रही होगी, तो ये है 941 स्क्वायर किलोमीटर, या 940 स्क्वायर किलोमीटर भी लिखा रहता है, 941 मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 940 या 941 दोनों करेक्ट आंसर है इसके। ठीक है, फर्स्ट आपको मैंने बताई दिया 1955 में बनता है नेशनल पार्क। वर्तमान में पूछे टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, तो यहां से याद रखना वर्तमान में नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में 11। ठीक है, मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है अभी फिलहाल में। कान्हा किसली नेशनल पार्क पहला सबसे बड़ा है। और एक बात याद रख लेना कि फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसने क्या किया है, अपना खुद का एडॉप्ट किया है या इंट्रोड्यूस किया है मैस्कट। ठीक है, ठीक, मैस्कट जिसने अपना बनाया शुभंकर। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे मेरा, तो जहां पर मैंने आपको बारहसिंगा के बारे में बताया था, जहां पर मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल के बारे में बात की थी, राजकीय पशु की बात की थी, वहां पर अपन ने मैस्कट बताया था शुभंकर, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है भूरसिंह द बारहसिंगा। इसका नाम क्या दिया है, भूरसिंह दी बारहसिंगा। ठीक है, आपको पूरी बात वहां पर बताई हुई है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, वहां बताया है कि रोहन चक्रवर्ती ने इसको बनाया है वगैरह वगैरह सारी चीजें। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा नेशनल पार्क है, भारत का पहला है जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कान्हा किसली, जिसने अपना मैस्कट बनाया, भूरसिंह दी बारहसिंगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, पीएससी का पूछा हुआ। नलकूप एवं कुएं, नहरें, टैंक या अदर्स सोर्स मतलब अन्य स्रोत। तो बताना आपको, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नलकूप एवं कुएं, है ना। नलकूप या कुएं से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है, इरिगेशन सबसे ज्यादा जो की जाती है वो ट्यूबवेल और कुओं से की जाती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। मध्य प्रदेश के किस नगर में मध्य प्रदेश का ही मतलब प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप आंसर करेंगे तो बिल्कुल आपको आंसर पता होगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहां लोकेटेड है, तो जबलपुर में है, ये याद है इतना। ठीक, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट और जानिए। ठीक, देखते हैं अपन। पहली चीज, अभी मैं पॉलिटी पे पूरा नहीं जा रहा हूं, मैं केवल बेसिक फैक्ट्स बता रहा हूं, है ना। अभी मैं आर्टिकल वगैरह नहीं बता रहा हूं कि 214 से स्टार्ट कर दो, ये वो सब वो बातें अभी नहीं कर रहे, जब अपन पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहला फैक्ट, ये जो 1950 के पहले की, सॉरी 1956 के पहले की बात करें, ठीक है, तो बिफोर 1956 अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारी हाईकोर्ट थी वो थी हाईकोर्ट नागपुर में। कहां थी, नागपुर। फिर हमने क्या देखा, हमने आपको यह बताया कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और उस एक्ट के थ्रू राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया उसके थ्रू नागपुर जो है हमने किसको दे दिया, महाराष्ट्र को दे दिया था। 8 क्षेत्रों के साथ में नागपुर भी चले गया। तो हमारी 1956 से, ठीक है, हम यहां पर बोल रहे हैं कि आफ्टर 1956 1 नवंबर 1956, अगर और ज्यादा स्पेसिफिक चाहिए तो हमारा जो अब हाई कोर्ट बना, वो हाई कोर्ट अपना कहां है, वो अपना हाई कोर्ट है जबलपुर में। कहां है, जबलपुर। ठीक, ये क्लियर। पर उसके बाद हमारे यहां पर बेंचेस आई। बेंचेस मतलब उसको बोलते हैं कि हाईकोर्ट जो है, अब अकेला जबलपुर वाला हाईकोर्ट अगर डील करता तो वहां पर लोड बहुत बढ़ जाता, वहां पर केसेस बहुत पेंडिंग रहते, और लोगों के लिए जबलपुर की जो कनेक्टिविटी है, जो आपका बिल्कुल झाबुआ अलीराजपुर वाला एरिया का व्यक्ति है, वो जबलपुर जाने में बड़ा उसको दिक्कत होगी। तो हम लोगों ने हाईकोर्ट की बेंचेस बनाई। ठीक है, तो हाईकोर्ट की आपके पास बेंचेस हैं, हाईकोर्ट बेंचेस, इनको बोलते हैं खंडपीठ, है ना। इनको क्या बोला जाता है, खंडपीठ, ये भी याद रखिएगा यहां से। तो मध्य प्रदेश में अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां है, तो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की खंडपीठ यहीं पर आपके पास आंसर जो लिखा है ना, इसी में है दोनों। ठीक, एक है आपके पास कहां पर, इंदौर में, और एक है आपके पास ग्वालियर में। तो हाईकोर्ट की खंडपीठ जो है वो आपकी इंदौर और ग्वालियर में है। अब ये खंडपीठ हम बता देते हैं कि यहां से कौन कौन सी है, तो इंदौर और दूसरी जो है वो कहां है, ग्वालियर में। ठीक, ये दो आपकी खंडपीठ हो गई। भोपाल में हाईकोर्ट की खंडपीठ नहीं है, ब्रांच नहीं है, अब बेंच नहीं है। ये दोनों कब बनी है, तो इसके लिए याद रखेंगे, ये दोनों बनी है 28 नवंबर 1968 को।
ठीक है, इन दोनों को एस्टेब्लिश किया गया था 28 नवंबर 1968। ये पॉइंट याद रखना है आपको, दोनों खंडपीठ जो हैं वो 28 नवंबर 1968 को स्थापित की गई। ग्वालियर के बारे में एक पॉइंट और बता देते हैं कि ग्वालियर जो है, ग्वालियर में मध्य प्रदेश का राजस्व न्यायालय है। ये यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश का राजस्व न्यायालय जो है वो कहां है, वो है ग्वालियर में। ये पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, राजस्व न्यायालय कहां मिलेगा, तो ग्वालियर में मिलेगा। करेक्ट। चलिए बढ़े आगे। अभी भोपाल के बारे में और ग्राम न्यायालय और वो सब बताएंगे आगे चल के, बताते हैं आगे। अगला पॉइंट बताइए, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहां है? वेयर इज द ओनली यूनानी मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड? है ना, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, कॉलेज की बात कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी शायद है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बुरहानपुर है। ठीक, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है बुरहानपुर। ठीक है, चलिए, एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अगर पूछे तो बुरहानपुर आंसर करेंगे आप। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय, ये मैं बात कर रहा था अभी कि आपका जो फर्स्ट इन्वायरमेंटल कोर्ट है वो इन्वायरमेंट कोर्ट कहां है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूं, ये भोपाल में है ना। इन्वायरमेंट कोर्ट जो है ये कहां पर है, भोपाल में। आपको पता है एनजीटी, आपने नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया 2010 में, एनजीटी आया भारत में 2010 में, और वो एनजीटी जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है। हाईकोर्ट की पावर के साथ में आता है एनजीटी, है ना। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, वो हाईकोर्ट की पावर रखता है। उसने ये पर्यावरण न्यायालय की बात की है, तो अपन मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में स्थापित किया गया था। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से संगमरमर मिलता तो है, अभी मैं बताऊं अगर आंसर, तो ऑलमोस्ट सभी आंसर जो है ये सही है। छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, बैतूल, आपका ग्वालियर, ये सभी जगह पे आपको संगमरमर मिलेगा, सभी करेक्ट आंसर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा, है ना, सब अधिक उत्पादित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप भी जानते हैं, हमारा भेड़ाघाट। ठीक, भेड़ाघाट जो जबलपुर का प्लेस है, यहाँ पर संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा है, या यहाँ पर चट्टाने सबसे ज्यादा है। अब ये जो जबलपुर वाला भेड़ाघाट जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है व्हाइट मार्बल। यहाँ पर आपको कैसा मिलेगा, व्हाइट मार्बल मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे मार्बल के बारे में पूछा जाता है तो मार्बल सबसे ज्यादा आपको व्हाइट मार्बल कहां मिलेगा, जबलपुर। ओवरऑल पूछे जबलपुर। बैतूल में, लेकिन आप यहां से एक पॉइंट याद रखेंगे कि बैतूल में जो है वो कलर्ड मार्बल मिलता है। ठीक है, यहां से एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि कलर्ड मार्बल अगर आपसे कोई पूछे तो वो बैतूल में मिलता है। और किसी किसी बुक में ये लिखा है कि ग्वालियर से ग्रीन मार्बल मिलता है। अभी ठीक है, मिलता हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको इतना ज्यादा वो लोड नहीं लेना। कभी बाई चांस आ जाता है कि हरा मार्बल या हरा संगमरमर कहां से मिलता है और ऑप्शन में ग्वालियर मिलेगा, तब आंसर करेक्ट होगा। अदरवाइज आप ये दोनों तो याद रखिए, जबलपुर से व्हाइट मार्बल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्बल आपका जबलपुर से, और बैतूल से कलर्ड मार्बल मिलता है। करेक्ट है। ठीक, और प्लेसेस हैं जैसे सिवनी से भी मिलता है, कटनी से भी मिलता है, तो ऐसे मध्य प्रदेश के कुछ जिले जहां पर मार्बल मिल रहा है वो ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है? उर्मिल प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन बिल्ट विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मतलब कहने का कि उर्मिल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के साथ और कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो मैं आपको इसका आंसर करता हूं। पहली बात तो ये देखिएगा कि उर्मिल परियोजना, जब आपको परियोजनाएं पढ़ाई जा रही थी तो बताया गया कि उर्मिल रिवर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होगी तो मध्य प्रदेश से नॉर्थ में डायरेक्ट कौन सा स्टेट पड़ता है? महाराष्ट्र तो देखो गलत हो जाएगा क्योंकि साउथ में पड़ रहा है। उड़ीसा जो है आपके ईस्टर्न पार्ट पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिहार आता लेकिन ये यूपी को क्रॉस करके आता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश है ना। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश में से, उत्तर प्रदेश के साथ उर्मिल प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब उर्मिल प्रोजेक्ट की भी बात करें अपन थोड़ी सी, यहाँ पर उर्मिल प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। उर्मिल प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी रिवर पर है? आपसे एक पूछा जाए कि उर्मिल प्रोजेक्ट जो बनाया गया है या परियोजना जो बनाई गई है ये कौन सी रिवर पर है? परियोजना होगी तो कोई ना कोई रिवर होगी। ठीक है, तो याद रखना उर्मिल प्रोजेक्ट जो है वो उर्मिल नदी पर ही है। ठीक है ना। आपको मैंने जब बताया था तो मैंने कहा था कि उन रिवर के बारे में मैं प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं बताता हूं जिनका सेम नाम है, क्योंकि आप एक बार देखते हो याद हो जाता है, तो उर्मिल नदी पर है। अच्छा, उर्मिल नदी के बारे में अगर याद रखें तो याद रखना है केन की सहायक नदी है ना, केन की
सहायक नदी। ठीक है, ये केन की सहायक नदी, केन नदी की सहायक नदी है उर्मिल नदी। उर्मिल परियोजना कहां मिलेगी ये अगर पूछ लिया जाए तो ये याद रख लेना आप, छतरपुर में। ठीक, छतरपुर में। उर्मिल प्रोजेक्ट अगर पूछे मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पड़ेगा उर्मिल परियोजना, तो ये आपको मिलने वाला है छतरपुर जिले में। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश सोयाबीन ऑयल इज प्रोड्यूस्ड? सोयाबीन नहीं पूछा जा रहा है, सोयाबीन का ऑयल। इसका मतलब वो सोयाबीन की कोई ना कोई ऐसी फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री की बात कर रहा होगा। सोयाबीन ऑयल की फैक्ट्री सबसे बड़ी कहां है? ठीक, ऑप्शन देखिए, मंडीदीप, पीलूखेड़ी, पीथमपुर, मक्सी। इसका करेक्ट आंसर मंडीदीप है। मंडीदीप में ही इसका सोयाबीन का ऑयल का कारखाना लगा हुआ है। ठीक है ना। और सोयाबीन की फैक्ट्री सबसे बड़ी पूछे तो सोयाबीन की सबसे बड़ी फैक्ट्री उज्जैन में है ना। यहां से 2-3 पॉइंट और याद रख लें। सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री अगर पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे कि वो कहां है? उज्जैन में। एशिया की सबसे बड़ी बोली जाती है इसको, है ना, उज्जैन में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो सोया अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो वो आपका रिसर्च सेंटर कहां है? इंदौर में है। ठीक, चलिए, सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो मालवा वाला क्षेत्र करता है। सोयाबीन का सबसे अच्छा प्रोडक्शन मालवा में होता है। मतलब यहां से अपन बोल सकते हैं कि ब्लैक सॉइल में सोयाबीन अच्छा होगा, है ना। सॉइल जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि सोयाबीन का उत्पादन अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस नगर का प्राचीन नाम पूछा गया है आपसे? पुराना नाम जो है वो अवंती है। ये इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी आप आंसर कर देंगे। उज्जैन का पुराना नाम अवंती है ना। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंती। उज्जैन को जाना जाता था अवंती के नाम से। ठीक, अच्छा, उज्जैन के कोई और भी नाम है क्या? अगर और नाम पूछ लेते हैं तो उज्जैन के और नाम याद रख सकते हैं आप। एक जैसे नाम है कुमुदवती, इसको बोलते हैं कुमुदवती। ठीक है, उज्जैन को कुमुदवती भी बोला जाता है और उज्जैन को विशाला भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाकाल लोक है, करंट अफेयर इस बार का, है ना। महाकाल लोक की वजह से ये क्वेश्चन बन रहा है कि उज्जैन से रिलेटेड शिप्रा, है ना, कुंभ 2016, अगला कब 12 साल, फलाना ठिकाना, इंदौर नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, ये सारी चीजें है ना। विशाला और किसी नाम से जाना जाता है, एक नाम और है, अच्युतगामिनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाम हैं जो इंदौर के उज्जैन के पुराने नाम हैं। आदि लिख देता हूं, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? अब कौन सा ऐसा पुलिस कॉलेज है जहां पर जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो ट्रेनिंग इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन गिवन इन विच कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश? पुलिस कॉलेज। तो देखो मैं बताता हूं, अपराध से रिलेटेड जितनी बातें अभी आपके पास आती है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे वहां पर पुलिस की प्रशिक्षण शाला हो, मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो, डायरेक्टली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हो, सबका आंसर जो है वो सागर है। ये मैं बता देता हूं, आप जब मैं आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, जो पुलिस के बारे में अपन पढ़ेंगे, वहां पर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि सागर में सारी पुलिस वाली चीजें, कॉलेज भी वहीं पर, पढ़ना भी वहीं पर, रिसर्च भी वहीं पर, सब कुछ। यहां से एक पॉइंट और याद रख लेना, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, है ना, फॉरेंसिक साइंस लैब, प्रयोगशाला कहां है? सागर में। ठीक, मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो कहां है? सागर में है। लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अभी वर्तमान में एक चीज चल रही है, अभी कुछ दिन से न्यूज में भी है ये, और वो है डेंटल फॉरेंसिक लैब। डेंटल फॉरेंसिक, मैंने आपको इसका क्वेश्चन लिख के भी दिया है कक्षा 13 की, उस पे चैनल पर ही आपको मिलेगा। डेंटल फॉरेंसिक लैब अगर पूछा जाए, प्रयोगशाला, वो कहां बन रही है, तो वो याद रखिएगा आप, इंदौर में बन रही है ना, बन रही है।
क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? अब पहली बात, भारत भवन पूछे तो याद रखना मध्य प्रदेश में है ना। न्यू दिल्ली ऑप्शन आ जाए, मुंबई याद आ जाए, मुंबई आ जाए ऑप्शन, या कुछ और एक्स्ट्रा याद आ जाए, मध्य प्रदेश में स्थित है भारत भवन। ललित कला मतलब फाइन आर्ट से रिलेटेड है, या परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है, साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड है, या सभी से? तो ये भारत भवन जो है यहाँ पर सभी की सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सभी से रिलेटेड। भारत भवन जो है ये सभी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर फाइन आर्ट्स भी है, यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, यहाँ पर साहित्य लिटरेचर भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन, पहली बात तो ये कि रविंद्र भवन कहाँ है? भोपाल। यहां पर कुछ क्वेश्चन ही इस तरीके से लिए गए हैं कि आपको एक आंसर तो ऐसे ही मिल जाए, रविंद्र भवन कहाँ है? तो भोपाल में है। ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है। ये क्या है रविंद्र भवन? क्या म्यूजियम है, क्या ये हॉल है, क्या ये बिल्डिंग है केवल, या ये कुछ भी नहीं? तो यहां से याद रखना, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं कि ये जो है ये सभागृह है ना। ये कम्युनिटी हॉल है, बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर सभाएं होती है बड़ी, ठीक, रविंद्र भवन में, ठीक। बढ़े आगे, भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है? चंदेरी में, मांडेर में, पोरसा में, या घोघरा में? ठीक है, ये पोरसा में आपको मंदिर बताएंगे कौन सा मेला लगता है ना, नागा जी का मेला, एक घोघरा में माँ घोघरा का मेला, ये सब बता दिया जाएगा। जोगेश्वरी देवी का मेला जो लगता है वो लगता है चंदेरी में। जोगेश्वरी देवी का मेला जो है वो चंदेरी में लगता है, और चंदेरी जो है वो कहां पड़ता है? अशोकनगर में, ठीक है। अशोकनगर में चंदेरी का मेला। और चंदेरी का कौन सा मेला? तो चंदेरी का मेला है हमारा ये आपका जोगेश्वरी देवी का मेला। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना? ऐशबाग स्टेडियम अगर नहीं याद है तो देखिएगा, इसका आंसर भोपाल है। ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है। स्पेशली किसके लिए? ये हॉकी के लिए फेमस है, स्पेशली बोल रहे हैं ना, बाकी और भी स्पोर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो है ये हॉकी के लिए है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला बताइएगा, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 1905। 1905। और कहां से? तो यहां से एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि फ्रॉम ग्वालियर, है ना। 1905 में ग्वालियर से मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन, हेनरी हार्वर्ड याद है विद्युत के लिए जो पहली बार उन्होंने बताया था, वो हेनरी हार्वर्ड थे। 1905 से ग्वालियर से। क्लियर यहां तक? चलिए ठीक है, तो ये सेशन आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए, और उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी आप साथ में कवर करिएगा, और बने ही रहिए हमारे साथ अगले सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।